स्वागत है आप सभी का क्लास 6 के ज्योग्राफी के पहले लेसन में, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में सौर मंडल या सूर्य का परिवार, सौर परिवार भी कहते हैं, इसमें सूर्य के अलावे उसके अन्य 8 प्लैनेट्स, जिसे हिंदी में ग्रह कहते हैं, और उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं, जिसे हिंदी में उपग्रह कहते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। इसके अलावे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सभी मिल करके ही सौर परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आपने रात के अंधेरे में आसमान को जरूर देखा होगा, जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे काले बादलों में हीरे जड़े हुए हों। और ये छोटे छोटे हीरे जैसे दिखने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दरअसल या तो स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, कॉमेट्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन साइज़ या आकार में बहुत बड़े होते हैं। वो इतने विशाल होते हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन चूँकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए ये हमें छोटे छोटे कण के रूप में नज़र आते हैं। आसमान में रहने वाले इन सभी आकृतियों को एक नाम दिया जाता है, जो सभी के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, और वो नाम है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सवाल ये आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इसके जवाब में आप जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। रात के समय इन्हीं छोटे छोटे चमकते ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक और बड़ा ऑब्जेक्ट चमकता हुआ आपको नज़र आता है, जिसकी लाइटें टिमटिमाती नहीं हैं बल्कि बिल्कुल स्थिर होती हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट्स है उसे हम द मून के नाम से जानते हैं। द मून यानी हमारा चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। जो ऑब्जेक्ट्स तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम प्लैनेट या ग्रह कहते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह या फिर सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य जैसे तारे के चारों ओर घूमती है, इसलिए हम पृथ्वी को यानी अर्थ को प्लैनेट कहते हैं, जबकि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है यानी जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट होती है, इसीलिए इसको हम उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। मून अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 1 महीने का समय लेता है। इस दौरान इसके आकार में हमेशा बदलाव आता रहता है, और इसी बदलाव के कारण हर 15 दिन में या तो चंद्रमा पूरी तरह से चमकता हुआ दिखता है या फिर पूरे अंधकार में दिखता है। जब यह पूरी तरह से चमकता हुआ दिखता है तब उस दौर को पूर्णिमा या फिर फुल मून के नाम से जाना जाता है, जबकि जिस दौर में यह अंधकार की अवस्था में आ जाता है उसे अमावस्या या फिर न्यू मून के नाम से जाना जाता है। चूँकि मून भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, इसलिए हम जिस एंगल से खड़े होकर के अर्थ से मून को देखते हैं उस आधार पे यह नज़र आता है कि मून के पास कैसे कैसे रोशनी ज़्यादा और कम होती है। इस चीज़ को हम इस ग्राफ के माध्यम से, 3D एनिमेशन के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कब चंद्रमा किस रूप में अपने आप को बदलता रहता है और कैसे उसमें पूर्णिमा और अमावस्या की अवस्था आती है। अब चंद्रमा तो अपने स्थान बदलता रहता है, लेकिन तारे अपना स्थान नहीं बदलते, और ये तारे आपस में मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, और इस पैटर्न को कंबाइंडली कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जाना जाता है। इन कॉन्स्टेलेशंस में कई अलग अलग नाम हैं, और हर पैटर्न अपने अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशन माना जाता है, वो है उर्सा मेजर, जिसे बिग बेयर के भी नाम से जाना जाता है, यानी बिग बेयर यानी बड़ा भालू। तो बड़ा भालू इसे क्यों कहते हैं, क्यों ये बिग बेयर है, इसे मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्लैनेट्स जो हैं आपके थोड़े सामने आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए उर्सा मेजर आपको दिख रहा है, मैं इसे छोटा करता हूँ थोड़ा सा, आपको ये उर्सा मेजर दिख रहा होगा। अभी भी ये पूरा क्लियर नहीं है, मैं इसको एक बार प्लैनेट्स को हटा देता हूँ यहाँ से,
तब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा कि क्यों इसे बिग बेयर का नाम दिया गया है। देखिए इसका आकार जो है, अब आपको अगर दिख रहा हो तो ये बिल्कुल एक भालू के समान है और इसीलिए इसका नाम बिग बेयर भी कहा गया है। इसी को उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पैटर्न हैं जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 साधुओं का समूह तथा अन्य कई कॉन्स्टलेशन ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे प्रधान सदस्य की, और वो प्रधान सदस्य है हमारा सन यानी सूर्य, जो आग का एक बहुत ही विशाल गोला है, विच इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यानी बहुत ही गर्म गैसों से ये बना हुआ है। ये हमेशा जलता रहता है, जिसका टेम्परेचर भी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये हमारी धरती से करीब करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। चूँकि ये काफ़ी गर्म है और इसीलिए ये हमारा अल्टीमेट सोर्स भी है हीट और लाइट के लिए, यानी सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स को जितने भी हीट और लाइट मिलती हैं वो सभी की सभी इसी सूर्य से ही मिलती हैं। यहाँ एक बात जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि तारों के पास अपनी रोशनी होती है, यानी तारे खुद जलते हैं और अपनी रोशनी खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्टार्स से ही रोशनी प्राप्त करते हैं। तो प्लैनेट्स के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती और स्टार्स के पास अपनी रोशनी होती है। इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ पर अपने सन की परिक्रमा करते हैं, यानी रिवोल्यूट करते हैं, सन को रिवोल्यूशन करते हैं ये यहाँ पे, और जो सन का चक्कर लगाना है उसी को रिवोल्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसको परिक्रमा कहते हैं। जबकि ये खुद जो अपने बेस पे घूमते हैं, अपने अक्ष पे घूमते हैं, एक्सिस पे घूमते हैं, तो उस अवस्था को रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ये 2 अवस्थाएं हैं जो प्लैनेट्स की होती हैं, जिसके बारे में हम आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इस एनिमेशन में आपको कुछ पत्थर के कण भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी जो अवस्था होती है, सिचुएशन जो हैं, इनके मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं और ये भी अपने फिक्स्ड पाथ पे ही सन की परिक्रमा करते हैं, सन को रिवोल्यूट करते हैं, जिसे एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे भी छोटे पत्थर होते हैं जो अपने फिक्स पाथ पे नहीं घूमते और वो सौरमंडल में ही, यानी जो सोलर सिस्टम है उसमें ही इधर से उधर घूमते रहते हैं और कई बार पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं तो वो पृथ्वी की ओर तेज़ी से खिंचते हैं और जलते हुए से दिखते हैं, तो इसे मेटेरॉइड्स कहा जाता है। तो ये फ़र्क है एस्टेरॉइड्स में और मेटेरॉइड्स में। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी भी दिख रहे हैं जो सन की एक लॉन्ग रूट से रिवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी एक लंबा पथ लेकर के, लंबा रास्ता लेकर के सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे कॉमेट कहा जाता है। कॉमेट जो कई सालों के बाद एक बार सूर्य के नज़दीक आता है और इनके अलग अलग नाम हैं, इसी को कॉमेट कहा जाता है। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई जलता हुआ ऑब्जेक्ट्स आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको हिंदी में पुच्छल तारा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गैलेक्सी की गैलेक्सी क्या है। दरअसल ये जो आप सोलर सिस्टम देख रहे हैं ये गैलेक्सी के एक छोटे से भाग की घटना है जहाँ ये लगातार कायम रहती हैं और गैलेक्सी इससे कहीं ज़्यादा विशाल है। यानी गैलेक्सी के डिस्टेंस को अगर मेज़र करें तो इसका फाइनल जो बेस बनता है, जो डायामीटर बनता है इसका, वो अप्रॉक्स 1 लाख लाइट ईयर होता है और लाइट ईयर जो है 1 साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। तो इस जो डिस्क को आप देख रहे हैं ये हमारा गैलेक्सी है और इसी तरह के कई गैलेक्सीज़ पूरे यूनिवर्स में विद्यमान हैं, अवस्थित हैं और इस अनगिनत गैलेक्सीज़ को मिला करके ही यूनिवर्स का निर्माण होता है। तो सोचिए कि हमारा आकार इस यूनिवर्स में कितना छोटा है, कितना अदना सा है। तो कैसा लगा आपको ये लेसन इस तरीके से पढ़ना, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास क्वेरीज़ हों तो वो भी ज़रूर मेंशन करें ताकि इसका जवाब हम अगले वीडियो में दे सकें। इस लेसन से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे और
इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों को, ताकि वो भी छोटे से समय में एक कंप्लीट लेसन का आनंद ले सकें और इस आनंद के साथ अपनी जानकारी भी बढ़ा सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।